स्टेप, ठीक है। 15 का वो क्वेश्चन है, डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज take to create a sense of, take to create a sense of collective identity among French people, sense of collective identity among French people. अगर आप कलेक्टिव आइडेंटिटी ला पाएंगे तभी नेशनलिज्म होगा। सबको तुम देश को जोड़ पाओगे तभी तो एक नेशन कहलाएगा, और सब अलग अलग जाना चाहेंगे तो नेशनलिज्म होगा। तो रिवोल्यूशनरीज ने पहले कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई होगी, उसके बाद ही तो नेशनलिज्म आया फ्रांस में सबसे पहले। तो वो 7-8 इससे कौन से हैं जिसमें उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए प्रयास किया। चलो नोट करो, that is they introduced the concept of ला पार्टी। ला पार्टी का मतलब है फादर है, उनका जो नेशन है उनका क्या है, फादर है। That is ला पार्टी, ला पैट्री, PATRI। ला पैट्री का मतलब जैसे हम लोग मदरलैंड कहते हैं तो वैसे वो क्या कहते थे, और खुद को क्या कहते थे, that is ली सिटोयन means हम उसके सिटोयन, और ली सिटोयिनी and say men as ली सिटोयन and women as ली सिटोयिनी, that means citizen। सेकंड, पहला काम तो उन्होंने कहा कि हम इसके नागरिक हैं। Now they emphasize the concept of united community enjoying equal rights of constitution. So they, इन्होंने क्या किया, proposed a charter, एक चार्टर बनाया। किसने प्रपोज किया, that is National Assembly proposed a charter, जिसमें and has promised to give equal rights to all citizens, that is it was not based on classes। उसमें उन्होंने नॉबिलिटीज, क्लर्जी इस क्लास से फ्री करने के लिए बोला कि सब एक रहेंगे और सबको एक जैसा राइट्स मिलेगा, यही तो किया था। किसने प्रपोज किया बताओ, नेशनल असेंबली। दे प्रपोज्ड ए चार्टर। चार्टर का क्या मतलब है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेशनल असेंबली जिसने ये चार्टर प्रपोज किया, असेंबली प्रॉमिस्ड equal rights to all citizens before law। before law का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस्ड किया। ठीक है, ये नेशनल असेंबली ने और क्या किया, ये सब काम नेशनल असेंबली ने किया। फिर उसके बाद वो सत्ता में भी आ गए। प्रपोज्ड a tri-colored national flag। कौन कौन से कलर थे अदिति इसमें, इंट्रोड्यूस्ड से
इंट्रोड्यूस पोस्ट केला अभी वो पावर में नहीं है, पावर में आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अभी प्रपोजल दिया, पावर में आएंगे। अभी तो रॉयल इंपीरियल उसमें है, सही है। ट्राई कलर्ड नेशनल फ्लैग जिसमें रेड कलर था और कौन कौन से, ब्लू, रेड वाइट ब्लू, रेड वाइट ब्लू, ठीक है, अच्छा ठीक है। रेड बुक से कंफर्म कर लो, कंफर्म कर नेशनल असेंबली था उसने प्रपोज नहीं किया था, उसको चूज कर लिया था कि वो होगा ही। होगा ही। एंड रिजेक्टेड, और रिजेक्ट क्या किया था, दी रॉयल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। एंड रिप्लेस replaced या rejected royal flag या imperial flag। चलो, that is the state general। इसके बाद उन्होंने क्या किया, was elected by the body of active citizen and renamed it national assembly। was elected the body of active, तुमको ये मालूम है कि that is हमारे पहले क्या होता था, दैट इज स्टेट जनरल असेंबली में 300 लोग किसके होते थे, क्लर्जी के, 300 लोग उसमें नोबिलिटीज के होते थे, दैट इज असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। और 600 लोग किसके होते थे, दैट इज थर्ड स्टेट के होते थे। नाउ द स्टेट जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय ए इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड नेशनल असेंबली। ये रिप्लेस हो गया, अब स्टेट जनरल नहीं रह गया, वो पावरफुल नहीं रह गया। अब क्या हो गया, जुडिशरी अलग हो गई, जैसा तुम्हारे में मैप बना है, और किंग हो गया, किंग वही रहेगा, बट वो सब वही चीज कराएगा जो नेशनल असेंबली का। इस चीज को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी वही मानेंगे जो नेशनल असेंबली कहेंगे, ठीक है। नाउ स्टेट जनरल्स वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्टेड बॉडी called National Assembly। It was elected by active citizens। पहले पूरे फ्रांस के जो 3 मिलियन लोग हैं वो 50,000 को चुनेंगे, जो 50,000 हैं वो 745 लोगों को चुनेंगे, ऐसा ही तो था। तो नाउ असेंबली ऑफ स्टेट जनरल was replaced by National Assembly, which was a constitutionally elected body। constitutionally, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने खुद ही लिखा था कि ऐसे ऐसे हमें चुनो, वो वही चुने भी गए, इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। एंड वोटिंग वॉज डन बाय, जो प्रॉपर्टी मैन थे, जो 3 दिन की सैलरी देते थे जो लेबर की, वो सब प्रॉपर्टी जो टैक्स अदा करते थे वही वोटिंग इज डन बाय एक्टिव सिटीजन्स। इसमें वुमेन सफ्रेगेट को दूर रखा गया। जो वुमेन के वोटिंग राइट होते हैं उनको क्या कहते हैं, वुमेन सफ्रेगेट, इनको दूर रखा गया, वुमेन वोटिंग। एंड इट वाज नॉट फॉलोड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ना वहां था सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही वोट करते। चलो, 5वीं चीज इन्होंने क्या की, एक नेशनल असेंबली हो गई। न्यू हिम्स ऑन द नेम ऑफ नेशन वाज, उसको कंपोज किया गया, एंड मर्टिस वर कमेमोरेटेड, उनको याद किया। सफ्रेगेट, स्पेलिंग बताओ। वुमेन सफ्रेगेट, सफ्रेगेट, ये वर्ड 9th की बुक में है हिस्ट्री में, सफ्रेगेट। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। सफ्रेज भी है, सफ्रेगेट, सफ्रेज तो है ही है, सफ्रेज से बना है ये सफ्रेगेट, ठीक है। दोनों चीजें हैं, ये
कल जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, 9th की बुक में लिखा हुआ है वुमेन सफ्रेगेट, दैट इज रशियन सोशलिज्म इन यूरोप। ओके, तो सफ्रेज से क्या बना बोलो, दैट इज सफ्रेज, और उसी से उन्होंने वर्ड क्या बना दिया, वुमेन सफ्रेगेट। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो इस चीज को इन्होंने वो किया, ये देखो इसमें जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है तो उसमें ये चीज बोल्ड लेटर में लिखी हुई है, तो तुम दोनों लिख सकते हो। यहाँ ओके, ये आगे देखते हैं। इसमें ढूंढना पड़ेगा। चलो आगे देखिए, दैट इज नेशनल हिम्स वर कंपोज्ड, और क्या हुआ, एंड मार्टिर्स वर कमेमोरेटेड, उन्हें याद किया गया, कमेमोरेटेड। Now they established a centralized administrative system which formulated uniform laws. Uniform laws for all citizens was made and centralized administrative system was established. बोलो बात समझ में आ गई? यूनिफॉर्म, पहले ऐसा नहीं था। Laws were made for all citizens. फ्यूडल सिस्टम तो पहले ही रॉबेस्पियर ने हटा दिया था, यानी सामंतवाद को जो टैक्स दिए जाने वाली प्रथा थी, सामंत को फिर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, इट वाज एलिमिनेटेड। और अब इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ, खैर वो तो बाद में हटा, फ्यूडल सिस्टम बाद में हटा, फिर भी इन्होंने यूनिफॉर्म लॉ बना दिया। जब नेशनल असेंबली आई उसने कुछ स्टेप्स लिए, नेशनल असेंबली के आने के बाद रॉबेस्पियर आया, उसने फ्यूडल सिस्टम हटाया, ये बात, लेकिन कुछ स्टेप तो इन्होंने लिए। नेशनल असेंबली भी अमीर लोगों की, कंजर्वेटिव्स की संस्था थी। ओके, जो यह थर्ड स्टेट के अपर क्लास लोग थे, हाई क्लास, उन्हीं की तो संस्था थी, क्योंकि एक्टिव सिटीजन वोट देंगे तो गरीबों को थोड़ी देंगे। तभी तो उसके बाद कौन आया बताइए, दैट इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कौन से थर्ड क्लास के लोअर लोग थे, वो अपने आप को क्या कहते थे, जैकोबिन क्लब, जो मतलब नी ब्रीचर्स कहते थे, घुटनों तक का है ना, नी के आगे पहनते थे, उन्हें नी ब्रीचर्स, नीचे तक का पूरा पहनते थे, तो नी ब्रीचर्स ये जैकोबिन क्लब के लोग थे। इट वाज यूनिफॉर्म एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, सिस्टम वाज अब आगे देखो, जो इसके बाद क्या हुआ, दे एडॉप्टेड यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम। और इसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वाज रिमूव्ड, जो फ्रांस के अंदर इंटरनल कस्टम ड्यूटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की थी, हटा दी, तभी तो एक नेशन माना जाएगा। जैसे यूपी से हरियाणा जाओ तो कस्टम ड्यूटी लगे, ऐसा अब कुछ नहीं। तो ये तो वो भी चेंजेस हो गए जो नेपोलियन ने किया, लेकिन ये उसके पहले लिखा है कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इनसाइड फ्रांस। ये तुम पूरे उसके लिए ना सोचो कि पूरे यूरोप के लिए, पूरे यूरोप के लिए किसने किया, नेपोलियन ने, लेकिन इन्होंने फ्रांस के अंदर अंदर कस्टम ड्यूटी हटा दी और एक जैसा मेजरमेंट किया, वो जो भी फ्रांस का रहा।
इतने एल में इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर है, वो हम उससे मतलब नहीं है, लेकिन फ्रांस में एक जैसा हो, तभी तो नेशनलिज्म आएगा। जैसे हमारे यहाँ एक ही जीएसटी है, एक ही वैट है, तो इनके यहाँ भी एक ही जैसा सब कुछ होना चाहिए। एंड इंटरनल ड्यूटीज, that is trade duty were removed. Now custom duty हटा दी गई। They encouraged French language, चाहे वो किसी भी Adopt किया। कास्ट की कहा, उन्होंने they adopted French language is common. French language as a spoken language. Common. In all dialects and official words. ये सारे काम किए गए। Now, उन्होंने ये भी माना it is the responsibility, they considered that it is the responsibility of France to dispose of all dynasties in rest of Europe. उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी, भाई हम आज़ाद हो गए मोनार्की से, so they considered it their responsibility हाँ, आगे का सेंटेंस पूरा करो मोनिका। बात भी कर रही हो, लिख भी नहीं रही हो, क्लास को भी डिस्टर्ब कर रही हो, तीन चीजें एक साथ कर रही हो। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटेंस भी पूरा नहीं कर रही हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ, इतनी टैलेंटेड नहीं हो कि तीन जगह तुम्हारा ध्यान रखे, तुम ऐसा सोच रहे हो खुद को। डिस्पोज ऑफ ऑल dynasties in rest of Europe and bring nationalism there. ठीक है, इसके लिए जो वहाँ मॉन्टेस्क्यू, रूसो और जो और भी राइटर्स थे, उन लोगों ने, जैसे मारत है ना, जीन पॉल मारत, ये सारे लोगों ने अच्छे काम किए। उन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला देखो, दैट इज, ये क्वेश्चन 2015 में आया है। अगला सवाल देखें, दैट इज ब्रीफली ट्रेस द, दो बार आया हुआ सवाल है, द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन and when it had taken place. Briefly trace the process of German, note करो मोनिका, unification. ठीक है, चलो। The Frankfurt Parliament, which was convened in Church of St. Paul, was the first major step towards the unification of German step. जो वहाँ पर 831 डेलीगेट्स थे, वो सारे लोग गाजे बाजे के साथ, पाउंड पेंट शो के साथ आए कि हम लोग एक पार्लियामेंट करेंगे, और फ्रेडरिक विलियम फोर को बोला कि तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के राजा बन जाओ, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम मान लेना। उसने तो मना कर दिया। तो सेंट पॉल चर्च, ठीक है, सेंट पॉल चर्च किस सिटी में था बताइए? दैट इज फ्रैंकफर्ट सिटी में, ठीक है। तो ये कैसे शुरू होती है यूनिफिकेशन की प्रक्रिया? कि द 1848 से शुरू होती है, ठीक है, और बाद में सो इट टुक प्लेस बिटवीन 1848 and ended in 1871 and ended in
1871, जिसमें इन्होंने जो जॉल्वरीन कुछ स्टेट्स थे उनको मिला के एक जर्मन बनाया, जिनका सेम क्या था बताइए, एक जैसी लैंग्वेज, एक जैसी फॉल्ट, सारी करेंसी ठीक है। ग्रिम ब्रदर्स ने ऐसा किया और उन स्टोरीज को क्या नाम दिया, दास फॉल्स। दास फॉल्स का मतलब है कि पूरा जो उन्होंने कंपोज किया, जगह जगह से इकट्ठा किया कि जो जर्मन लैंग्वेज में थे, और वही लोगों में बांटा कि हम सबकी नेशनलिटी एक है, तो हम फिर 39 स्टेट्स क्यों, हम सबको एक मिल के जो जर्मनी है एक कंबाइंड स्टेट बना लेना चाहिए। तो इस प्रोसेस को किसने अंडरटेक किया, केसर विलियम वन। केसर विलियम वन ने किया, और उसका मंत्री कौन था, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क। सरदार पटेल को इंडिया का ऑटोमन बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने भारत में एक किया और वैसे जर्मन में ऑटोमन बिस्मार्क ने एक किया। तो चलो, तो सबसे पहले ऑन 18 मार्च, ऑन 18 मार्च दैट इज 1848 क्या हुआ, सर जो जॉल्वरीन था तो वो तो प्रूशिया ने क्या था, इसने तो 3 लड़ाई लड़ी थी ना, डेनमार्क और 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, प्रूशिया ही जर्मनी है। प्रूशिया जर्मनी है, लेकिन जॉल्वरीन अलग चीज होती चेक कर लेते हैं। अब देखो, दैट इज यूनिफिकेशन, इसने किससे किससे किया, तो दैट इज ठीक है, ऑन 18th मई, कब हुआ, 18th मई 1848, ठीक है। देखो, द इलेक्टेड बॉडी, कौन सी इलेक्टेड बॉडी थी, जो वहां की जैसे नेशनल असेंबली थी वैसे यहाँ पर भी जर्मन नेशनल असेंबली है, ऑफ 841 पीपल, 841 मेंबर्स थे, कि 831 थे, 831 मेंबर्स, ठीक है, विद पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का क्या मतलब है, गाजे बाजे के साथ, असेंबल्ड, उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला और असेंबल हुए, असेंबल्ड एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एट सेंट पॉल चर्च, जो कहाँ लोकेटेड थी, लोकेटेड इन फ्रैंकफर्ट सिटी, और उसे क्या नाम दिया गया, भाई इनके लिए कोई वहां के राजा ने पार्लियामेंट तो बना नहीं रखी थी, उन्होंने चर्च को पार्लियामेंट बोल दिया, बोला ये हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वो होते हैं जहाँ डेलीगेट सारे इकट्ठे होते हैं, चर्च कोई पार्लियामेंट तो हो नहीं सकती, लेकिन बैठने की जगह थी वो उनका यही। तो इट लोकेटेड इन फ्रैंकफर्ट एंड नेम्ड इट, और बोलो फिलिप वीट ने क्या किया वहां पर, दैट इज जो बहुत बड़ी जर्मेनिया की एक पेंटिंग टांग दी, वो भी तो काम हुआ है ना वहां पे, दैट इज एंड नेम्ड इट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ये सब इलेक्टेड बॉडी थी, इट वाज ए ग्रुप ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली, ये दीज वर द मेंबर्स, ये कौन से मेंबर्स थे, लेकिन इनको बहुत समय से इलेक्शन हो गया, लेकिन इनके लिए कुछ किया नहीं गया। जर्मनी में भी इलेक्शन हो गया था, ये लोग इलेक्टेड बॉडी थे, लेकिन इनके लिए ना कुछ बनाया गया ना कुछ किया गया, फिर इनको लगा कि कुछ होना चाहिए। दे वर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जर्मन नेशनल, जैसे वहाँ फ्रेंच नेशनल असेंबली थी, तो यहाँ क्या थी, जर्मन नेशनल असेंबली। अच्छा, यहाँ से फिर क्या हुआ, ओके, नाउ दे प्रपोज्ड, that is Friedrich William IV as their king of Constituent Assembly. As the king of Constituent Monarchy. But he
opposed it, rejected it. यहाँ से बात आई गई होगी, ठीक है। अब लेकिन फिर भी किसने अंडरटेक किया? फ्रेडरिच विलियम, जो कैसर विलियम, फ्रेडरिच है नाम, फ्रेडरिच ही है, कैसर का मतलब राजा होता है। ये फ्रेडरिच विलियम वो भी बन रहा होगा, लेकिन राजा बनते उसके नाम में कैसर लग गया, ठीक है। तो नाउ यहाँ तक ये बात कही जाएगी, ओके। The major step towards German unification, AC का टेम्परेचर बढ़ाएगा। okay, was undertaken by चलो अब देखो, द मेजर स्टेप टुवर्ड्स जर्मन यूनिफिकेशन वाज अंडरटेकन बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कौन था? द चीफ ऑफ प्रूशिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। And the name of king was उसने क्या क्या किया, ठीक है। He carried out the process of German unification with help of Prussian army. किसकी मदद से किया? He made it possible with help of Prussian army, और उसने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया। किसके साथ किया बोलो? 3 युद्ध हुए हैं, दैट इज कौन कौन से थे? एक ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, और डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इन 3 लोगों से। और ये युद्ध 7 इयर्स में किए गए। पॉलिसी ऑफ चलो एक चीज और देख रहे हैं। What was Zollverein? Was it related to German unification? That fostered unity, inter and Prussian intercity. देखो इसमें तो यही लिखा हुआ है, उसको पढ़ो, तुम्हें कुछ जॉलवरीन अलग लग रहा है। हाँ? Established 1834 में हुआ है। अरे 1848 की बात कर रहे हैं, जर्मन यूनिफिकेशन कनेक्टेड ही नहीं है। देखो ये सही है, that is established in 1834, सही है। फ्री ट्रेड एरिया एमंग जर्मन स्टेट, इसने नींव जरूर रखी हो, एमंग by eliminating internal tariffs it was deeply related to German यूनिफिकेशन। बाद में उन्हीं को मोटिवेट किया गया कि अब जब तुम फ्री ट्रेड में आ गए हो तो क्यों नहीं एक ही स्टेट बना लेते, है ना। That is serving as the critical economic foundation that fostered, जोड़ दिया स्टार्टिंग ये यूनिटी,
वास्तव में वही सब यूनिफाई किससे होगा? बहुत सारे लोग अपने आप यूनिफाई हो गए, जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर ही चीज होगा। सर आपने लिखवाया था ये क्या चीज? सर हमने लिखवाया था एक बार पॉइंट नहीं देना ठीक है, वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बहुत सारे। तो ये ऐसा हुआ है, इसमें भी लिखा है फॉस्टर किया गया। चलो आगे देखें, पॉइंट वाइज देखेंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द, अब ये देखिए द 4 स्टेज, कौन कौन से ऐसे स्टेज हुए जर्मन यूनिफिकेशन के? द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्की एंड बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक द इनिशिएटिव टू यूनिफाइंग। किसने ये किया? चलो, लिबरल इनिशिएटिव टू यूनिफाई जर्मनी। यूनिफाई जर्मनी, इसका क्या मतलब है? दैट इज यूनिफाई जर्मनी फ्रॉम जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स कन्फेडरेशन। किनको यूनिफाई करना था? जो जर्मन स्पीकिंग थे उनको, उनमें से प्रूशिया था, नाम भले ही प्रूशिया, फिर जब सब जर्मन स्पीकिंग है तो जर्मनी नाम पड़ गया। फ्रॉम 39 जर्मन स्पीकिंग। कन्फेडरेशन का क्या मतलब? तुम्हारी बुक में एक ऐसा चक्र बना है जिसमें जर्मनी में इतने सारे कंट्रीज बने जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था। यही तो जर्मनी है, उनके अपने अपने सिंबल्स हैं। तो फ्रॉम 39 जनरल ये जर्मन स्पीकिंग कन्फेडरेशन, जो कब बना था बताइए? मेड इन 1834। उन सबको अब यूनिफाई करने का समय आ गया था। ठीक है, तो द लिबरल इनिशिएटिव टू यूनिफाई was first condemned by monarchy and large landlords। जो रिच लोग थे उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। However, later undertaken by that is कैसर विलियम। समझ में आया कि इसको नहीं करना है, बाद में देते हैं। Was first condemned by, first condemned by monarchy। मोनार्की में कौन कौन थे? सिर्फ राजा ही नहीं आते, उनका पूरा परिवार, सामंत, बहुत सारे लोग आते हैं, ऑल नोबिलिटीज। और किसके द्वारा? एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन, ये कैसर विलियम वन अंडरटुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसर विलियम वन undertook this responsibility। अब ये चीज देखो, that is Bismarck was convinced that unification of Germany could be achieved by princes, not by common people. He wanted to achieve by merging Prussia into Germany। So Bismarck क्या हुआ? Now, अब जरा देखो, तो इसमें ओके, ओके,
अब आगे देखो, दैट इज प्रूशिया undertook the leadership for this task. और जो जंकर्स थे उन्होंने क्या किया? जंकर्स हैव फंडेड फॉर दिस, जो बड़े मनी लेंडर्स थे उन सब ने इसके लिए पैसा दिया. जंकर्स हैव फंडेड लार्जली फॉर दिस. वो ये जानते थे कि ये कॉमन पीपल के बस की बात नहीं है यूनिफाई करना, ये अमीर लोग ही कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने लार्जली फंडेड दिस. और इसके लिए क्योंकि लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए था, सो ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ही लेड ऑटो वन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर was, वो कैसा था बताइए? ए क्लेवर पर्सन हैविंग, क्लेवर पॉलिटिशियन था, क्लेवर पॉलिटिशियन. जहां उसको कंप्रोमाइज करना था वहां कंप्रोमाइज किया. हैविंग ए वाइडर विजन, उसका दृष्टिकोण बहुत दूर तक था. हैविंग वाइडर विजन, क्लेवर पॉलिटिशियन था. और उसका विजन, उसने क्या किया? कई जगह तो कंप्रोमाइज करके कर लिया. ही एस्केप्ड हिज कंट्री फ्रॉम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. ये नहीं किया उसने कि 39 स्टेट से लड़ा हो. जहां जरूरत पड़ी हो, जिसने कैप्चर किया था जर्मन पीपल को, उसने उतने ही हिस्से ऑस्ट्रिया के काटे. इतने ही जहां जर्मन पीपल थे, उसको सिर्फ जर्मनी के लोगों को यूनिफाई करना था. बोलो नेशनलिज्म समझ में आया? ऐसे ही नहीं, लड़ने नहीं चला गया कि हमें अधिकार करना, तो उतना ही एनेक्स किया. बोलो बात समझ में आई? सो ही अवॉइडेड, ये सबसे बड़ी बात है. अगर अलग से भी आ जाए ना ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में, तो क्या लिखोगे? ही अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, सीधे वार से उसने खुद को बचाया. प्रूशिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद जॉल्वरीन स्टेट. अभी आने ही दो, कुछ करो मत, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा. ही अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद जॉल्वरीन स्टेट से, ऐसा उसने नहीं किया. ठीक है. ही नेगोशिएटेड विद देम एज वी आर हैविंग कॉमन कल्चर, सेम लैंग्वेज, सो वी शुड गेट यूनाइटेड. ही नेगोशिएटेड सिंगल हैंडेडली with them that they have same common ancient culture. उनका सेम कल्चर है, ancient culture and same language and same language, so they should get united to make a new German nation. ऐसा उसने make a new German nation. अच्छा, इसके बाद उन सबको मिला लिया. यही बेसिस था कि जर्मन स्पीकिंग थे तो उनके बीच में कन्फेडरेशन बना हुआ था. Now he fought 3 wars with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ टू एनेक्स द एरिया ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल. 3 बार एंड 1. समझ में आ गई बात? नाउ और बिस्मार्क, सिर्फ बिस्मार्क भी लिख सकते हो. बिस्मार्क फॉर 7 years 7 years long war
विद, जिसको क्या कहते हैं, प्रूसो, जैसे फ्रैंको प्रूशियन वार और डेनमार्क प्रूशियन वार, ऑस्ट्रिया प्रूशियन वार, दैट इज फ्रांस से किया विद फ्रांस, दैट इज फ्रैंको प्रूशियन वार, एंड ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, ये सब से किया। Ultimately, Prussia won and annexed the German-speaking region from these countries. Ultimately, Prussia won and annexed German-speaking रीजन फ्रॉम, उन सबसे जर्मन स्पीकिंग रीजन को जब कर लिया, अब सारा काम हो गया। नाउ इट वाज जस्ट टू अनाउंस, अब अनाउंस करना था और उस जर्मनी का चीफ मिनिस्टर बनाना था। तो किसको बनाएंगे हम? स्पीकिंग रीजन फ्रॉम देम। अब जरा देखिए कि इन जनवरी 1871 तक ये काम पूरा हो गया। चक्कर लो। तो प्रूशियन किंग विलियम वन, विलियम लिखो, विलहेम नहीं है, विलियम करो। अच्छा, विलियम, जो वो था फ्रेडरिच, उसके साथ विलहेम लिखा है, और ये कैसर के साथ विलियम लिखा है। दो अलग अलग चीजें। ये विलहेम है, ये कौन है? विलहेम, और ये कैसर विलियम है। तो सर ये दोनों एक ही हैं, अलग हैं? अब ये पता नहीं है एक है कि सेम है, हो सकता है, लेकिन विलहेम और विलियम लिखा, दोनों में अलग अलग हो। हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद इन जनवरी, अब इसमें देखिए कि इन मिरर हॉल ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज, विंटर पैलेस ऑफ वर्सलीज, ये गए फ्रांस में अपने आप को राजा घोषित कर, जबकि जर्मनी बना रहे थे, क्या वहां राजा बनेंगे फ्रांस। हाँ, हरा दिए थे इसलिए। सो इन, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सलीज, in hall of mirrors at palace of Versailles, ठीक है। कैसर विलियम वन proclaimed him, उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम क्या कर दिया? प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, अभी भी सम्राट घोषित किया। उस समय डेमोक्रेटिक पोस्ट नहीं थी। जर्मन एम्परर। नेशनलिज्म इन जर्मनी नहीं कहा गया है, नेशनलिज्म फ्रांस में आया था, इन सब में यूनिफिकेशन आया। तो प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ जर्मन एम्परर एंड बिस्मार्क वाज मेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो चीफ मिनिस्टर था, तो अब वो क्या बन गया? एंड बिस्मार्क was made prime minister. देखो, बिस्मार्क इज सेड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, उसको वहां का शिल्पी कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट। जैसे जो चीज किसी को बनाता है, पुल बनाए, कहीं नगर बनाए, उसको शिल्पी कहते हैं कि नहीं, सिविल इंजीनियर, तो उनको वहां का शिल्पी कहा गया। तो बिस्मार्क was said as chief architect.
अब समझ में आ गया सुनील कितना लिखना है, कैसे लिखना है। पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लिख लो, कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है। ग्रिम ब्रदर्स ने भी इसमें भूमिका निभाई, वो चाहो तो वो भी लिख दो। उन्होंने दास वॉल के कई वॉल्यूम बनाए, वो सब भी लिख सकते हो, कहीं बीच में डाल दो अगर छोटा पड़ रहा है। अगला देखिए नाउ, वो बालकन का टॉपिक समझना चाहिए। बाल्कन्स का टॉपिक बता रहे हैं, चलो। Why did nationalist tension emerge in Balkan states? ये समझो। तो ये 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये ग्रीस के आसपास का स्टेट्स था जिनको कहते थे बाल्कन स्टेट। इसको आप एक बार देख लें, फिर मैं आपको बताऊं। ये कैसे आगे बनने के बाद नहीं। Now, बाल्कन स्टेट्स इन मैप। अब ये जरा देखो, दैट इज बाल्कन स्टेट्स इन वर्ल्ड मैप। पहले वर्ल्ड मैप में देखो, फिर यूरोप की भी दिखाते हैं। तो ये चीज वर्ल्ड में है बाल्कन स्टेट। आप देखिए ऊपर क्या रशिया है और नीचे क्या टर्की है। टर्की, इसके ऊपर यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है। तो नीचे की ओर कौन, इटली दिख रहा है आपको इसमें? इटली कहाँ दिख रहा है? ये इटली है। इटली के बगल का ये पूरा जो एरिया था वो किसके अंडर में था बताइए? दैट इट वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में कौन होता था? सुल्तान। उनका कौन होता था? लेकिन बाद में खलीफा के लिए झगड़ा होने लग गया। खलीफा ये मतलब उनका जो खलीफा है उसके लिए खिलाफत के लिए झगड़ा होने लग गया। जो उनका खलीफा है दैट इज रिलीजियस लीडर है, वही पॉलिटिकल लीडर भी है, वही सुल्तान भी है। यानी रिलीजियस और पॉलिटिकल मुस्लिम वर्ल्ड में एक ही होता था। जैसे अभी खामेनी था, वो रिलीजियस होने के साथ साथ वो पॉलिटिकल सुप्रीम भी था। इस तरीके से शाही इमाम तो था ही, लेकिन क्या वो वहाँ का मेन नहीं था है। ऐसे ही जो बाल्कन स्टेट्स है, इसकी टोपोग्राफी आप लोगों को मालूम है कैसी थी? तो दैट इज ये भी आप देख लें, टोपोग्राफी ऑफ बाल्कन स्टेट्स। तो बाल्कन स्टेट्स में अगर हम टोपोग्राफी देखेंगे तो इस तरीके से है, यानी ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ये देखो 3D मैप में ऐसा है। अब ऐसे में ये जो एरिया होगा तो इसमें जगह जगह क्या तुमको बीच बीच में प्लेन एरिया दिख रहा है? तो जो प्लेन एरिया है इसमें हर्जेगोविना, बोस्निया, स्लोवाकिया, ऐसे नाम है ना, क्रोएशिया, इस तरीके से 12 स्टेट्स थे। और जो भी स्टेट्स थे वो ये सभी बाल्कन स्टेट हैं। ये भी बाल्कन स्टेट है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये इधर का भी। तो ये एक दूसरे के रीजन में जा नहीं सकते थे क्योंकि ये माउंटेनियस था। तो कहीं से कोई, सब कबीले थे, लेकिन अब इस पर जो कब्जा था ऑटोमन एम्पायर का वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। तो नाउ दे अनाउंस देमसेल्फ एज ए फ्री स्टेट्स, और इन्होंने अपने आप को फ्री नेशन घोषित कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये देख लो बस, व्हाट इज एटिमोलॉजी ऑफ बाल्क? बाल्कन किसको कहते हैं ये जरा हम देखें। comes from the Old Norse word ठीक है,
meaning cargo or ship's hold. ये It देखिए, also shares roots with words meaning heap or pile. बाल्क से क्या मतलब होता है? मिडिल ईस्ट में बाल्के का मतलब होता है कि विच आर एट द बैंक ऑफ रिवर, किसी के बैंक में रहेंगे तो उसको कहेंगे। एटिमोलॉजी ऑफ बाल्कन, तो मूल The शब्द word क्या है? Balkan comes from Ottoman Turkish, meaning a chain of wooded mountains or simply mountain. It was चेन used ऑफ by वुडन, तो Ottomans इसलिए to describe माउंटेन की वजह से इसे क्या Some कहा गया? suggest might also Balkan be states. meaning high अब house, जरा देखो। and it gained Jordan. अब तुम्हें यहाँ की थोड़ी सी जो ज्योग्राफी तो समझ में आई गई कि कैसा है जियोडाइवर्सिटी। अब जरा देखो, नाउ व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज? व्हाई डिड, अब क्या हो गया? उसका पेन तो उसको मिल गया ना। मेरा ही पेन चुरा है। हाँ, तो हंस क्यों रही है? तो पेन मिल चुका है फिर भी हंस रही है। टेंशन इमर्ज इन, नोट करने पे ध्यान नहीं दे रही है क्या वो? इन बाल्कन स्टेट्स। ये हंसते हुए आई है, हंसते हुए जाएगी, हंसती हंसती चली जाएगी, चुप करके चली जाओ। फिर इसके होंठ सिकोड़ने पड़ेंगे लास्ट में। लोग सिकोड़ेंगे, कहेंगे ये हंस क्यों रही है? अब देखो, नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन स्टेट, आगे देखो, रिजल्ट के दिन पेंट फिर वो खराब लगेगा, तार दिखेगा। नाउ सी नेशनलिस्ट टेंशन, देखो बाल्कन स्टेट क्या था, लिखिए बाल्कन स्टेट्स वर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, नोट करिए, बाल्कन स्टेट्स वर अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, प्लेन्स या स्टेट्स सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड बाय? माउंटेन्स थे कि नहीं? चेन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड बाल्क्स। चेन ऑफ माउंटेन्स को क्या कहते हैं? सो दिस रीजन इज कॉल्ड बाल्कन रीजन। चेन of mountain is called Balkhs and the region is called बाल और इसमें कौन कौन से 14 स्टेट हैं, जरा नाम पढ़ के बताओ। That is called रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, बहुत सारे नाम अभी हट गए, अल्बानिया अभी भी है, लेकिन बहुत सारे नाम इसमें हट गए। लास्ट में तो वाले में लिखा हुआ है, बस 6 तो है। 6 नहीं है, बहुत सारे हैं। देखो, मेनली अब इट इंक्लूडेड, इतनी बात हो गई। सो ये इसका एथनिक वेरिएशन, इसमें क्या था? डिफरेंट ग्रुप्स वर ट्राइब्स एंड हैविंग द डाइवर्सिटी इन देयर एथनिक्स। और उनका जो भी रीति रिवाज था वो सब अलग अलग था। वहाँ रहने वाले इतने जितने नाम हैं, सो इट इंक्लूडेड बुल्गारिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, बहुत सारे तो अभी भी नाम है, उन सब के नाम लिख लो। बुल्गारिया, अल्बानिया भी अभी है, ग्रीस, मैसेडोनिया, मैकेडोनिया नहीं रह गया है, बुल्गारिया, बोस्निया, बोस्निया हर्जेगोविना अब ये नहीं रह गए, अल्बानिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ग्रीस, सर्बिया तो है अभी, दैट इज ग्रीस, सर्बिया, सर मैकेडोनिया है। हाँ, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया, बहुत दिन तो इनके बीच युद्ध चला, 10 साल, बोस्निया हर्जेगोविना के बीच। बोस्निया हर्जेगोविना, और क्या लिखा है बोलो? दैट इज हर्जेगोविना, दैट इज, और कौन कोई बच गया? सर्बिया, स्लोवेनिया, थोड़े बहुत भी लिख लोगे तो ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं। सर्बिया, स्लोवेनिया, मैकेडोनिया, मैसेडोनिया, ठीक है, दैट इज वो जो कुस्तुनतुनिया का झूलता हुआ बाग है वो यहीं पर ही है। दैट इज वो जो पुराना, वो 7 आश्चर्यों में से एक था, 7 वंडर्स। दैट इज हैंगिंग गार्डन, अब हट चुका है।
अब यहाँ तक की बात हो गई। ये सारे दीज आर हैविंग एथनिक डाइवर्सिटीज, इनमें क्या थी? दीज वर मोस्टली कबीले के लोग थे। सर वो मैकेडोनिया में MACEDONIA आता है। इसको ठीक करो, क्योंकि मैकेडोनिया एक ही सी लिखो, ठीक है? और MACE देखो ये these were having ethnic diversity, ये these were mostly tribal peoples and having ethnic differences लिख दो। डाइवर्सिटी क्या लिखोगे? डाइवर्सिटी में तो इंडिया में भी है, सही है, सब डिफरेंस है सब में। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, किसके कंट्रोल में थे? ऑटोमन एम्पायर। These were under कब तक? Until 1871। सर जो वो हैंगिंग गार्डन है वो कहाँ हैंगिंग गार्डन कुछ नहीं, उसके नीचे पानी है, पानी के ऊपर उन्होंने लकड़ी बिछा दी, लकड़ी के ऊपर बगीचे उगा दिया, वो झूल रहा है। हाँ, हिल डुल रहा है बस। These were snow. These were under the control of। ऐसा ही जो बम्बई में नाना नानी पार्क है, वो भी हैंगिंग गार्डन ही कहा जाता है। वहाँ से पूरे बम्बई को सप्लाई जाती है, नीचे पानी ऊपर पार्क। बांद्रा में स्थित है। दादा दादी नहीं है, अपने मन से बताओ। ये देखो, These were under the control of, नोट करो, ऑटोमन एम्पायर। तुम्ही ने पूछा है ऑटोमन एम्पायर अनटिल कब तक था? 1870। पूरी क्लास की बोलने की बात बता रहे हो। अनटिल 1871, ठीक है, 1871 तक था। When there was a class for किसके लिए? डिसेंडेंसी, आगे के लिए। जैसे कोई उत्तराधिकारी के लिए वहां पर क्या हुआ? झगड़ा चलने लगा, तो क्या हुआ? इसमें रोमांटिक नेशनलिज्म हो गया था, जिसकी वजह से अब देखो, रोमांटिक When Ottoman Empire became weak, ऐसा इस एरिया में नहीं है, कहीं लिखा हुआ है तो बताओ, हमें तो नहीं दिख रहा है। नहीं लिखा, दिखाओ, बुक में दे देता हूँ आपको। सर ये रहा मेरे पास। The spread of ideas of romantic nationalism in the parliament. बड़ी अगर रोमांटिक नेशनलिज्म होता तो सब अलग अलग देश में बनते। रोमांटिक नेशनलिज्म हो गया था तो सब लोगों का, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग थे ना, तो इन लोगों का अलग बन गया था, अपने अपने तरीके का अलग, क्योंकि सबके डिफरेंसेस थे, इसलिए दोनों सब लोग इंटीग्रेट हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, तो उसके बाद एक्सक्लूसिव बन गया। भाई ये आपस में कंट्रेरी तुम्हें नहीं लग रहा है? एक तरफ नेशनलिज्म की बात हो रही है, अगर रोमन्स होते तो सब एक हो जाते। हमें तो ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। उन्हें दो, लेकिन इस फिर या तो इसके आगे पीछे कुछ होगा, हमें इसका जस्टिफिकेशन पता नहीं। एथनिक डिफरेंसेस थे ना, तो इसलिए जो जिनकी डिफरेंसेस थे, तो जिनके सेम हो सकता है उन्होंने वहां से मोटिवेशन लिया रोमांटिक नेशनलिज्म से हुआ होगा, और फिर लेकिन वो सब डिफरेंट ग्रुप थे, तो अलग अलग ग्रुप। नेशनलिज्म अगर होता तो सब एक हो जाते, लेकिन ये अलग अलग देश बने, तो हम क्या कह सकते हैं? ये अलग देश ही बने सारे, अभी भी कोई एक नहीं है। तो हम चाहो तो ये लिख लेना, बट जस्टिफिकेशन अभी ये नहीं लग रहा कि नेशनलिज्म होता तो जैसे जर्मन एक हो गया, ये भी एक हो जाता। तो ये चीज है। अब देखो नाउ, अब आगे देखिए, ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया था? When internal clashes started in Ottoman Empire for मतलब descendant, जो उनका उत्तराधिकारी है, तब क्या हुआ? When within Ottoman Empire क्या हुआ? देखो, रोमांटिक डेवलप, ये बात तो लिखी है इसमें भी कि रोमांटिक नेशनलिज्म वहाँ डेवलप हुआ, बट इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। इसमें इसका आंसर में भी लिखा है, पर मतलब क्या हुआ इसका? द रिबेलियन नेशनलिस्ट इन बाल्कन, ठीक है। व्हेन विदिन ऑटोमन एम्पायर
ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ? देयर वर, उसको हंसने दो, तुम लिखो देयर वर फाइट्स, ठीक है, देयर वर फाइट्स और क्लैशेस। किसके लिए क्लैशेस हुए? फॉर पोस्ट ऑफ खलीफा, पोस्ट ऑफ खलीफा। तो खलीफा के लिए हुआ। देन ऐसी स्थिति में ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर ग्रिप ओवर बाल्कन स्टेट बिकम्स वीक। दिस वाज ए गुड चांस फॉर बाल्कन स्टेट टू अनाउंस देम। देन द ग्रिप ऑफ Ottoman Empire, grip of Ottoman Empire over Balkan states became loose। अच्छा, एक बात मुझको अदिति ऐसे यहाँ लगती है कि it was the recent period when Greece got independence, क्योंकि 71 की बात है, by the romanticism। तो ग्रीस में जैसे रोमांटिसिज्म, सो दे हैव टेकन मोटिवेशन फ्रॉम द रोमांटिसिज्म कि वो जब आज़ाद हो सकते हैं। और वो ग्रीस किससे आज़ाद हुआ था? क्या वो ऑटोमन एम्पायर से नहीं हुआ? 1832 में हुआ। तो जब ग्रीस ऑटोमन से निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हो सकता है। इसका ये मतलब रोमांटिसिज्म कोई क्यों नहीं आता? ये तो कबीले के लोग थे, ठीक है। सो ग्रीस दे हैव टेकन, मैं उस लाइन को लिखवा ही देता हूँ। पर जब फिर रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया था बाल्कन रीजन में, फिर तो मतलब वो बहुत ज़्यादा वो फाइट में और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई आपस में, इन लोगों ने अपने अपने जो जितना रीजन ले सकता था उसने कवर किया और अपने को बढ़ाया। लेकिन मुझे ये लगता है ये जो ग्रीस ने क्या किया, ऑटोमन से अलग हुआ था, उसने भी किससे लड़ाई लड़ी और उसी के द्वारा तो दिया गया ये रोमांटिसिज्म है। सर बाल्कन वाले रीजन ने गलत तरीके से इसको परसीव किया। किसने? रोमांटिक जो नेशनलिज्म था, जिसको लेना चाहिए था सब लोगों को साथ में लाने के लिए, उन्होंने गलत तरीके से इसको परसीव कर दिया था। इसलिए इंस्पायर तो हुए थे रोमांटिक नेशनलिज्म से, बट अलग अलग हो गए, अलग अलग हुए, इनके बीच क्लैश हुए। शुरुआत में रहा होगा रोमांटिक नेशनलिज्म या रोमांटिसिज्म, यही चीज़ रही होगी ना, और बाद में इनमें यही हुआ। हाँ चलो अब इस चीज़ को लिखें। तो देयर, अब दिस वाज राइट टाइम। अब देखो इनकी बुक से भी पढ़ के देख लेते हैं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए वास्तव में इसका मतलब क्या है। हिस्ट्री हम लोग वहाँ हैं नहीं, हमें पता ही नहीं चल पाएगा वहाँ हो क्या रहा है, तो इसलिए मीनिंगफुल हो जो भी हो। चलिए नाउ then the grip of Ottoman Empire over Balkan state became loose। जब इसका या होल्ड या उनका जो पावर था या ग्रिप है वो ढीली पड़ गई। क्यों ढीली पड़ गई? So this was a right time for Balkan states to announce them a free nation। अब बाकी इससे देखो, this was a right moment for Balkan states to announce them, बात नहीं करो, free nation। चलिए आगे देखिए, They had taken the motivation, इसमें तो कहीं रोमांटिसिज्म का लिखा है, the idea of romantic nationalism का किया, ठीक है। So when Ottoman Empire control became weak, तो क्या हुआ? They have taken motivation from रोमांटिसिज्म कि भाई हमारी बड़ी महान परंपरा रही है, रोम है, वहाँ बड़े बड़े ऐसे कोलोसियल है, म्यूजियम है बहुत बड़े, हम वहीं के हैं, ऐसा उनमें ग्रेटनेस आ गई। आपको फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ग्रेट ना,
तो वो खुद को अब रोमन्स की तरह मानने लगे। रोमन ने भी कभी उन पर राज किया, ऐसा नहीं है, रोम भी पूरे एरिया में कर चुका था। और फिर ये जो क्रूसेड है, धार्मिक लड़ाई, कभी कैथोलिक जीत जाता था और कभी कौन जीत जाता था, इस्लामिस्ट जीत जाते थे। ये क्रूसेड में बहुत लोग मारे गए, 3 बड़े बड़े क्रूसेड्स हुए पिछले समय। तो अब कभी रोमन्स ने राज किया था तो उन्होंने बोला हम रोमन्स हैं, हम तुमसे हटना चाहते हैं। That is, they had taken motivation. उन्होंने किससे मोटिवेशन लिया? From romanticism. किससे लिया? From romanticism. However, that the Balkan states were jealous to each other. Balkan states were jealous to each other. एक दूसरे से वो झगड़ते रहते थे। And each wanted to gain more territory, so there were clashes. And each wanted more territory. So there were clashes between them. Lastly, they have attained their long lost independence. Lastly, they have attained ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीज हुई। बाद में क्या हुआ कि जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया तो ब्रिटिश कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बाल्कन स्टेट्स को मोस्टली एक्सप्लॉइट किया। और अगर अभी पूरी दुनिया में देखोगे तो सभी कंट्रीज में से 6 कंट्रीज ही सोवरन है। बाकी चाहे बाल्कन स्टेट हो, ये सब सेमी सोवरन है या डिपेंडेंट है। कौन कौन से 6 देश हैं जो सोवरन है? जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। कौन कौन से बताइए? कनाडा, यूएसए, रशिया, चाइना, चाइना, अभी तक ईरान था, ईरान किसी की नहीं मानता था, ईरान, इंडिया, कनाडा, एक और कोई देश है वो इस समय मुझे याद नहीं। कनाडा हो गया, ब्राजील, कनाडा नहीं है, बाकी सब किसी न किसी देश के ऊपर है, वो सब सेमी सोवरन। ब्राजील, ब्राजील भी नहीं है, श्रीलंका चाइना के इफेक्ट में है, सब कर्ज लेके बैठे। जापान, अमेरिका के 6 देश हैं, एक मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद आ रहा है तो बताओ। यूके नहीं, यूके तो ये सब यूरोपियन कंट्रीज एक मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद सर नहीं आ ब्राजील रहा? होगा, ब्राजील होगा, मैक्सिको, कोई नहीं, इसमें से वहां देखने से पता चल चल। अब जरा देखें ना, अब देखो, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया पे हम लोग आते जर्मनी, हैं। यस, नॉट वो ध्यान ही नहीं आया। यस, यही है बस सोवरन, और कोई नहीं। इनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, इनसे बात करने के लिए ये फॉलोअर नहीं है। अदर्स आर, यूरोपियंस आर सब सेमी सोवरन, एंड कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से उनमें कोई सोवरेनिटी जैसे ही नहीं, जिसको वेसल कंट्रीज कहते हैं। 3 तरह से कंट्रीज हैं, सोवरन, सेमी सोवरन। यूएई में पूरा यूएसए का बेस है, क्यों वहाँ युद्ध हो रहा? यूएसए उसकी रक्षा कर रहा है। पूरा अरब कंट्रीज में तो बेस ही है, पूरा अरब कंट्री, सारे मुस्लिम देश ईरान को छोड़कर सब मुस्लिम देश में अमेरिका के बेस है, कतर, सब जगह ईरान में कभी दिवाली सेमी सोवरेन। और जब तीसरा कौन सा होता है? थाली के बैगन, वैसे हाल ही के बाद थाली के बैगन नहीं होते, लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं, इधर लुढ़केगा वो ऐसे ऐसे, नहीं कोटरी में नहीं आए। अब जरा देखो, समझ में आ गई बात? हाँ, सोवरन का मतलब है संप्रभु। ये संप्रभु का
स्वयं के, दैट इज देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज। उसको कहते हैं तुम्हारे आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप ना कर सके विदेश नीति में, तो तुम सोवरन हो। इंडिया सोवरन बना होगा, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के नूर खान बेस में जहाँ एटॉमिक बॉम्ब्स हैं वहाँ अमेरिका बैठा है जाके। जब हमने वहाँ मारा था तो 6 अमेरिकन मर गए, बोल नहीं पाए वो कि हम बैठे। अमेरिका उसकी रक्षा कर रहा है, उसके अंदर में उसी ने दिए उसको एटॉमिक बॉम्ब्स। अमेरिका ने थोड़ी ना बनाया, पाकिस्तान ने थोड़ी ना बनाया। और जब देने के बाद वहीं बैठ भी गया था, बोला हम भी बैठे। चाइना के मिसाइल्स थे जो फेल कर गए थे। अब जरा देखो, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद। पहला सवाल देखो, दैट इज राइट ए नोट ऑफ आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, तो पहला नोट तुम्हें क्या लिखना है? आइडिया ऑफ that is satyagrah is based on is the novel method used by used by गांधी जी। ठीक है, for as a method of mass agitation। सत्य, अहिंसा और स्वदेशी ये जिसके हथियार थे, जिसके पीछे लाखों प्राणी मरने को तैयार। जब तक खड़ा हिमालय ऊपर, जब तक लहराता सागर, तब तक बहती गंगा यमुना, तब तक बापू का नाम। उसके उनके हथियार ही सत्य अहिंसा थे। तो जो मैं सत्याग्रह की बात कर रहा हूँ ये उन्हीं के हथियार थे। ठीक है, नाउ अगेंस्ट इनजस्टिस। डन बाय ब्रिटिश। दोनों बात समझ में आ गई? ये नॉवेल मेथड था विच वाज नेवर यूज्ड प्रीवियसली बाय एनी पॉलिटिकल लीडर और या मास लीडर, किसी के द्वारा। ठीक है, इनजस्टिस डन बाय ब्रिटिश। तुमको क्या लगता है कि भगत सिंह ज्यादा वीर थे कि जो लोग सड़क पे निकल गए कि मारो गोली? भगत सिंह। नहीं, ये ज्यादा बड़ी वाली बात होती है कि एक घर में रोटी पकाने वाली महिला निकल जाए और वो गोली लिए खड़ा कहा मार लो। अब तुम भी गोली लिए, वो भी गोली लिए, तो तुम भी मारोगे, वो भी मारोगे। उसमें तुम्हारे पास सुरक्षा है। yes, और तुम सीधे गोली खा रहे हो, जनमानस में वो वीरता आ गई, उसने गोली खा दी। और इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बेलन भी नहीं लेना है तुम्हें, बेलन छोड़ के ये भी नहीं कि वहाँ मारेंगे। इट इज, ये बहुत ब्रेव जॉब था और इसमें ब्रिटिश को बहुत कंडेमनेशन मिली। ये बहुत ब्रेव जॉब है। हम लोग कहते हैं कि वो भगत सिंह बड़े वीर थे, नो, वो जो लोग आम लोग मारे गए गोलियों से वो ज्यादा वीर। ओडिशा से कॉल आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, सही है? ओडिशा से तो कॉल आ तुम्हें रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? और इससे मास एजिटेशन हुआ, इसमें ना बंदूक की जरूरत थी। 33 करोड़ चल पड़े जिधर उधर, 33 करोड़ जगमग में सारी पूरे भारत को उन्होंने यूनिफाइड कर दिया। बोला कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अन्याय के खिलाफ खड़े हो, गोली मारते तो मार दो, तुम हमारी आत्मा नहीं पराधीन कर सकते हो, हाँ हमें मार सकते हो। ये तो कॉन्सेप्ट थी, सत्य के लिए लड़ना बड़ी बात थी। इसीलिए वो वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ गांधी जी की प्रतिमा ना हो, ऐसा कोई देश नहीं। इवन लंदन में भी गांधी जी का प्रतिमा, हर जगह, हर वर्ल्ड उनको मोटिवेशन के तौर पर देखता है, क्योंकि जो नॉन वायलेंस और ट्रुथ है वो सबके लिए मोटिवेशन है। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में पता नहीं है, लेकिन नहीं होगी वहाँ। अब जरा देखिए गांधी जी ने क्या किया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, पकड़ो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज इंस्पायर्ड बाय ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये अहिंसा और सत्य से प्रेरित। सत्याग्रह का क्या मतलब है? चंपारण, अहमदाबाद,
और तीसरा कहाँ? खेड़ा। खेड़ा। वो सूरत में कहाँ? सूरत में गुजरात गुजरात में कहीं पर है। तीन उन्होंने कहा सत्य का आग्रह करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें सत्य नहीं मिल जाता। तो ये किससे प्रेरित था? खेड़ा गुजरात सही है। So it was बात नहीं करो, inspired by truth। नाम ही पढ़ लो, सत्य का आग्रह। कहीं इधर उधर मत दो। Truth and non-violence। नोट करो निष्ठा। Truth और non-violence से प्रेरित था। अगला देखो। Next is in 1916 गांधी की ट्रेवल टू चंपारण। 1970। यस पॉइंट है 17 है। मैं तो इनकी कॉपी से लिख रहा हूँ, चलो 17 होगा। कब हुआ? ट्रेवल्ड टू चंपारण। वैसे इनके ट्रेवल की बात की गई है, ठीक है। टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम। 1917 है। गांधी जी ट्रेवल चंपारण में उनसे नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती के बाद जमीन इनफर्टाइल हो जाती थी। उसके बाद वो कुछ नहीं, उनको बोला जाता था धान या चावल मत उगाओ, नील ही उगाओ। नील क्यों उगाओ? बिकॉज इट इज ए कैश क्रॉप और इससे वहाँ पर सारे कपड़े रंगे जाते थे। बाद में 3-4 साल बाद वहाँ पे केमिकल इंडिगो का आविष्कार हो गया, फिर तो ये मामला ही खत्म हो गया। तो ब्रिटिशर्स ऐसे छोड़ते नहीं। तो गांधी जी ट्रेवल्ड चंपारण। और क्या किया गया? इन बिहार टू इंस्पायर। किसको इंस्पायर किया? द पीजेंट्स फॉर स्ट्रगलिंग। किसके स्ट्रगल करने के लिए? अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वो लोग शुरू में थोड़ा पैसा दे देते थे एडवांस और उसके बाद कहते थे इतना नील उगाना है, नहीं उगा पाओगे जमीन जब्त हो जाएगी, और ऐसे ऐसे करके जमीन भी जब्त कर। अगेंस्ट स्ट्रगल, इसको कहते हैं डेप्ट ट्रैप। तुम्हारी बुक में लिखा डेप्ट ट्रैप में लोग फंसते चले गए। तो स्ट्रगल अगेंस्ट ये ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन। 8-8 घंटे उसमें खड़े होकर पैर चलाना पड़ता है। वीडियो दिखा दे तो हैरान हो जाओ कितना पैसा। ऑपरेसिव मतलब ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ये देखिए इंडिगो प्लांटेशन। ये देखिए ये कितना कठिन काम है। ये है नील की खेती। इसकी जड़ों से नील बनती है। जड़ों से? हाँ ये देखो ये नील की खेती है। अब देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं? जड़ों को पानी में डाल रहे, 8 घंटे से पानी खड़े रहेगा, पैर से चलाता रहे, सड़ जाएंगे पैर। और फिर इसके बाद कपड़ों में नील ऐसे डाला जाएगा, कपड़ों में ले लिया डालेगा। ये देखो फिर अब इसकी जड़ें निकाली जाएंगी। नील की खेती हो गई। इससे होता क्या है? इससे कपड़े रंगे जाते हैं। उस समय पहले कोई कलर ही नहीं था कपड़ों को रंगने का। ब्रिटिश के पास कॉटन थे, लेकिन रंग के बेचेगी तो और महंगे कपड़े बिकेंगे। ये देखो धीरे धीरे सूखने के बाद ये नील जैसे लगने लगे, आसमानी कलर। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें गर्म पानी डाला गया, उन सबको इसमें डाल दिया जाएगा। ये देखो, और इसके बाद ये देखो ये बैटन्स हैं, कैसे पैर से करना है, ये 8 घंटे करना है। और इसके लिए सिर्फ इनको बहुत थोड़ी सी पदार्थ मिलती थी।
उनकी जमीन भी बंजर हुई और बेचारे 8 घंटे लगे। आसान काम है क्या ये? अभी ये तो शुरुआती काम है, इसके बाद का काम देखोगे तो भी बड़ा मुश्किल है। नील बनाना ही अपने आप में, ये देखो, ये अब इन कपड़ों को रंगा जा रहा है। पहले तो इसका झाग ये सब हटा दिया जाए, अशुद्धियां हटा दी गई हैं। ये देखो, अब इसको कंसंट्रेट कर दिया। कंसंट्रेट करने के बाद इसको कपड़ों में सुखाया जाएगा, उबाला जाएगा। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, इसका पानी उड़ाया जाएगा। Water is a good biofertilizer to ये take hours. उबाला जा रहा है इस नील को, फिर इस पाउडर को छाना जाएगा। After boiling, the sediment is pressed. समझ में आया? अब ये चारपाई पे रखा गया, इसको प्रेस कर दिया गया, फिर इसकी टिक्की बनाई जाएगी। तुमने देखा है इंडिगो की टिक्कियाँ पहले जो दर्जी लोग रखते थे ऐसे निशान बनाने के कपड़ों में, मार्केट में। अभी भी। इसकी भी होती है इंडिगो। अब फिर इसकी कटाई करके ये देखो कैसे कटाई की जा रही है। कटाई कर ली, इंग्लैंड भेज दिया। कल हम लोग इसके आगे